अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्वीरों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद यायो सैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान के डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट की शुरुआत हो चुकी है और इस वनडे टूर्नामेंट में तमाम ही नामी गिरामी खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। वो तमाम खिलाड़ी यहां पर मौजूद हैं जिनके नाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने 30 मुमकिन खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल किए हैं। देखें सिलेक्शन कमेटी के लिए आसानी होती है या फिर मुश्किलात। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के टॉप स्कोरर पर। 8 माह कबल बॉलिंग कोच बनने वाले मोहम्मद अकरम की कारकर्दगी क्या सिफर रही। वसीम अकरम से तरबियत दिलाने के लिए 14 फास्ट बॉलर्स की फहरिस्त मुरत्तब। हर दौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मंजूर नजर इंतखाब आलम को मजीद 11 माह मिल गए और आईपीएल में क्रिस गेल ने बॉलर्स की खूब की पिटाई। और जनाब प्रोग्राम की शुरुआत में बात करेंगे रोजनामा जंग कराची की, जिसमें आज ये खबर शाया हुई कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम साहब 14 फास्ट बॉलर्स को तरबियत दे रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उनका ये मुआहिदा भी हो गया है, जिसमें तजुर्बेकार उमर गुल, सोहेल तनवीर, यासिर अरफात, तनवीर अहमद और एजाज चीमा का नाम शामिल नहीं। मोहम्मद इरफान, जुनैद खान, एहसान आदिल, राहत अली, असद अली, वहाब रियाज, अनवर अली, ज़ियाउल हक, इमरान खान, सदफ हुसैन, ताबिश खान, बिलावल भट्टी, लाहौर के आफ्ताब और अब्ताबाद के अहमद जमाल को ट्रेनिंग दी जाएगी। कराची में 10 दिन का कैंप लगाया जाएगा और वसीम अकरम को स्पॉन्सर से हासिल होने वाली रकम दी जाएगी। और जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हमसे थोड़ी देर पहले लाहौर में वसीम अकरम साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 10 दिन के कैंप के लिए वसीम अकरम साहब को कुछ 15 लाख रुपए देगा। वसीम अकरम अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलिंग कोच मोहम्मद अकरम इस टीम के साथ क्या कर रहे हैं। उनके तकर्रुर को 8 माह हो चुके हैं और 8 माह में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर की कारकर्दगी क्या रही, मोहम्मद अकरम ने बॉलर्स को क्या सिखाया, आइए एक नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। साबिक पाकिस्तानी फास्ट बॉलर और मौजूदा बॉलिंग कोच मोहम्मद अकरम ने पाकिस्तान के लिए 9 टेस्ट मैचेस में 50.52 की औसत से 17 विकेटें हासिल की। 23 एक रोजा मैचेस में फास्ट बॉलर ने 41.57 की एवरेज से 19 विकेटों को अपनी रिकॉर्ड बुक की जीनत बनाया। पाकिस्तान क्रिकेट में मुस्तकिल जगह न मिली तो मोहम्मद अकरम काउंटी खेलने चले गए। ससेक्स की नुमाइंदगी करते हुए उन पर बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगा, जिस पर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें सजा भी दी। लेकिन इसी साल 2004 में उन्होंने ससेक्स को खैराबाद कहा और सिरे काउंटी से 3 साल मुआहिदा कर लिया। अगस्त 2012 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यूएई में होने वाली सीरीज से कबल पीसीबी ने उन्हें पाकिस्तान टीम का बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया। उनकी तकर्री को तकरीबन 8 माह से जायद हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग में सिर्फ जुनैद खान और मोहम्मद इरफान के अलावा किसी की परफॉर्मेंस बेहतर नजर नहीं आ रही। वहाब रियाज हो या तजुर्बेकार उमर गुल या फिर तनवीर अहमद, सभी अच्छी कारकर्दगी के लिए कोशां ही दिखाई दिए। ना तो उनकी खामियां दूर हुई और ना ही मोहम्मद अकरम बॉलर्स के वाइड्स और नो बॉल्स को ठीक करा सके। सोने पे सुहागा, पीसीबी से भारी तनख्वाह लेने वाले बॉलिंग कोच मोहम्मद अकरम अब वसीम अकरम की मदद से फास्ट बॉलर्स को तैयार करेंगे और वसीम अकरम के साथ बतौर कोऑर्डिनेटर काम करेंगे। वो खुद क्या कर रहे हैं, इसका हाल तो बॉलर्स की परफॉर्मेंस से ही पता चलता है। Round the wicket this time and it makes no. That's great improvisation. फेसबुक पर हमने आपसे पूछा score.geo न्यूज पर कि क्या मोहम्मद अकरम की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं। बड़ी तादाद में आपने अपने ख्यालात का इजहार किया और साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद अकरम की कारकर्दगी के बारे में हमने आपसे जो सवाल किया था, बहुत से लोगों का ख्याल यह है कि साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर की कारकर्दगी ऐसी नहीं जिसे मुतासिर कुन कहा जा सके। और जनाब अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक ऐसे कप्तान की जो 1992 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर थे, जब पाकिस्तान 5वां आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीता। 2009 में जब यूनुस खान की क़यादत में लॉर्ड्स के तारीखी मैदान पर पाकिस्तान ने वर्ल्ड T20 का टाइटल जीता तो वो टीम के कोच थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंतखाब आलम साहब की, जिनको 11 माह की एक्सटेंशन मिल गई है और इंतखाब आलम साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता रहेंगे। इंतखाब आलम, उम्र हो गई 71 साल। हर दौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मंजूर नजर रहने वाले इंतखाब आलम ने अपने ओहदे की मियाद में मजीद 11 माह की तोसी करा ली है। 1977 में पाकिस्तान के लिए आखिरी टेस्ट खेला, फिर उन्होंने कोचिंग के मैदान में कदम रखा। 1992 वर्ल्ड कप में वो फातेह पाकिस्तान टीम के कोच रहे।
He's got it. That could be the World Cup. उसके बाद एक बार फिर 25 अक्टूबर 2008 में उन्हें पाकिस्तान टीम की कोचिंग दी गई। ये उनकी खुशकिस्मती थी कि 2009 में पाकिस्तान ने यूनुस खान की क़यादत में वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप जीती। उसके बाद वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ऐसे चिमटे कि हर नए बोर्ड ने उनको हाथों हाथ लिया। मालूम नहीं कि उनके पास ऐसी क्या गिद्दड़ सिंगी है कि बोर्ड के सरबराहान तब्दील होते रहे और उन्होंने बहुत सी तब्दीलियां भी की, लेकिन इंतखाब आलम पीसीबी में मौजूद रहे। कभी डायरेक्टर गेम डेवलपमेंट की सूरत में और कभी डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशंस के तौर पर। अब 71 साल की उम्र में उन्हें पीसीबी में डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशंस के तौर पर मजीद 11 माह की तौसीह मिल गई है। और यही सवाल लेकर जब हम फेसबुक पर आपकी तरफ आए तो आपने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशन पाकिस्तान के साबिक कप्तान इंतखाब आलम साहब की मुद्दत मुलाजमत में 11 माह की जो तौसीह की है, ये पहली बार ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड माजी में भी ऐसे फैसले कर चुका है। तो जनाब, पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग कोच मोहम्मद अकरम और पाकिस्तान के नए फास्ट बॉलर को ट्रेन करेंगे साबिक कप्तान वसीम अकरम। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मजीद कुछ बात करेंगे इन सवालात पर। The one national goes the same. It's then caught first ball. Pull him. Superbly done. Oh, got him. He's got him. एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद और बात करेंगे पाकिस्तान की तरफ से वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले जलालुद्दीन साहब, जिन्होंने स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है और उनके सामने भी यही सवालात रखेंगे। जलालुद्दीन साहब, पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग कोच मोहम्मद अकरम, आप उनकी कारकर्दगी से किस हद तक मुतमईन हैं? मेरा ख्याल है जहाँ तक पाकिस्तान की बॉलिंग का ताल्लुक है तो उसमें तो कोई ऐसी खराबी मुझे नज़र नहीं आ रही, सिवाय इसके कि जो इंजरीज का प्रॉब्लम है वो अपनी जगह है। और जाहिर है कि कोई भी कोच आता है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है सेटल होने में और चीज़ों को समझने में, चीज़ों को सही करने में। तो मेरा ख्याल है अब तक की जो उनकी कारकर्दगी है वो सेटिस्फैक्ट्री है। आप कह रहे हैं कि उनकी कारकर्दगी जो है वो बिल्कुल तवक्कुआत के मुताबिक नहीं, तो इतनी बुरी भी नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान टीम के साथ 8 माह हो गए मोहम्मद अकरम साहब को, लेकिन सवाल यह है कि मोहम्मद अकरम साहब डेफिनेटली ग्राउंड में आकर तो बॉलर से बॉलिंग करवा नहीं सकते। जो उनको गेम प्लान देते हैं बॉलर से तो वही गेंद करनी है। लेकिन दौरे जनूबी अफ्रीका में अगर वनडे सीरीज की बात करें, एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा दी हमारे फास्ट बॉलर ने, वाइड भी किए, नो बॉल भी किए। क्या एक बॉलिंग कोच इन तमाम चीज़ों पर निगाह नहीं रखता? नहीं, ये तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी में है कि बॉलर्स कम से कम वाइड बॉल करें, कम से कम नो बॉल्स करें। और उसके लिए उसको अगर कहीं नज़र आता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है बॉलर्स को तो उसको सही करना भी उसका काम है। और मैं समझता हूँ कि इसमें ये कह देना भी काफ़ी नहीं होता कि जी कोच की जिम्मेदारी जैसे बताना अंदर जाके किसी बॉलर ने करना, नहीं, उसको अंदर काम करवाना भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जो अगर डिलीवर नहीं कर रहा तो उसको या तो वो उसके खिलाफ कोई एक्शन ले, उसको ड्रॉप करे या जो भी करना है। और जो कहा जा रहा है, क्योंकि ये इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, टॉप क्लास क्रिकेट है, आपको ये समझ के ही टीम में शामिल किया गया कि आप इस काबिल हो के इस लेवल पे परफॉर्म कर सको। छोटी मोटी चीज़ों की एडजस्टमेंट सारा साल चलती है, हमेशा हर बॉलर के साथ चलती है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। अगर ये लैग कर रहे थे बॉलर तो क्या इसकी वजह उनकी कोई बॉलिंग थी या कोई फिटनेस था? आपने पहला जवाब जलालुद्दीन साहब ये दिया कि मोहम्मद अकरम की कारकर्दगी तवक्कुआत के ठीक है, लेकिन जब दूसरा सवाल मैंने आपके सामने रखा तो आपने कहा यहाँ पर कोच जिम्मेदार हैं। अब सवाल मेरा आपसे यह है कि पाकिस्तान, इसी सवाल को आप ले लेना कि अब मैंने ये कहा कि सेटिस्फैक्ट्री है। सेटिस्फैक्ट्री का मतलब यह है कि कोई उन्होंने बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है, ठीक है, खराबियां हैं, कुछ कुछ चीज़ें सही करनी है। तो मैं समझता हूँ कि ये उसमें एलिमेंट शामिल है जो कि उनकी बॉलिंग अगर नो बॉल वाइड बॉल हो रही है तो इनको सही करना है। नहीं सही कर रहा है तो कहीं ना कहीं खराबी, उस खराबी को दूर करने के लिए चाहे प्लेयर को ड्रॉप करना करें और या टीम मैनेजमेंट से कोई बात। क्रिकेट के हल्कों में ये सवाल भी बहुत ज्यादा उठाया जा रहा है जलालुद्दीन साहब के आपके फास्ट बॉलिंग कोच मोहम्मद अकरम साहब हैं और जो वसीम अकरम के लिए 14 फास्ट बॉलर्स का इंतखाब किया गया है, अब वसीम अकरम के साथ मिलकर काम करेंगे, इसमें कोई कबात नहीं है। वसीम अकरम बहुत लेजेंड फास्ट बॉलर हैं, लेकिन आप इस चीज़ को किस तरह देख रहे हैं? देखें, एक अच्छा मौका मिला है बॉलर्स को कि वसीम अकरम जैसे प्लेयर के साथ वो कुछ टाइम गुजारेंगे और जाहिर है कि इतने बड़े दुनिया के बॉलर हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ही इज़ नॉट ए कोच, वो सिर्फ एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे जो इतनी दुनिया में उन्होंने क्रिकेट खेली है। और उसके साथ अगर बॉलिंग कोच भी साथ होंगे तो ये उनके लिए भी एक लर्निंग होगा, क्योंकि जो एक्सपीरियंस वसीम अकरम का वो मैं नहीं समझता किसी पास होगा पाकिस्तान में एज ए बॉलर। मगर एक बात है कि टाइम बहुत कम है,
मैं चाहता था कि अगर वसीम अकरम और लॉन्गर पीरियड के लिए होते, जो कि उनके पास वैसे टाइम नहीं होता। ये टाइम किसी की मॉडिफिकेशन या डेवलपमेंट के लिए बहुत कम है। जनरल चीज़ों को तो वो देख लेंगे, मगर अगर कुछ डेवलप कराना चाह रहे हैं या किसी चीज़ को वो इम्प्रूव कराना चाह रहे हैं तो इस टाइम में नहीं हो सकता। क्रिकेट पर आप बात करते हैं, खुद भी कोचिंग करते हैं। अब एक सबसे अहम सवाल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बार बार ये कह रहा है कि वसीम अकरम साहब की खिदमत इसलिए हासिल की गई कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एक चैलेंजिंग टूर्नामेंट है और आपने जो 14 फास्ट बॉलर रखे हैं उसमें उमर गुल का नाम नहीं है, सोहेल तनवीर का नाम नहीं है, यासिर अरफात का नाम नहीं है, एजाज चीमा का नाम नहीं है और ये चारों फास्ट बॉलर उस 30 मुमकिन खिलाड़ियों में शामिल हैं जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ऐलान की गई है और कम से कम इसमें से 2 या 3 तो टीम के लिए मुंतखब हो ही जाएंगे, या हम दूसरी मतलब ये समझें कि ये मुंतखब नहीं होंगे? मेरा ख्याल है ये पुअर प्लानिंग है जिन्होंने भी सिलेक्शन की है, क्योंकि वसीम अकरम जैसे अगर बॉलर एक तो मौका मिल रहा है उनके साथ कुछ टाइम गुजारने का, तो जो मेन बॉलर है उनका होना भी ज़रूरी था। क्योंकि हमने देखा यह है कि हमारे मेन बॉलर भी बहुत जल्दी ऑफ कलर हो जाते हैं, एक मैच में अच्छी करते हैं, दूसरे मैच में ख़राब बॉलिंग करना है, कंसिस्टेंसी का फुकदान है। तो इस वक्त मौका था कि अगर वो बॉलर ये चीज़ें डिस्कस करते जो कि वसीम अकरम आसानी से गाइड कर सकते हैं तो वो अच्छा होता। अगर ये नहीं शामिल है, जो कि मुझे नहीं पता, आपने बताया, तो ये पुअर प्लानिंग इसको मैं कह सकता हूँ टीम मैनेजमेंट की या टीम बोर्ड की जो भी है। एक बार फिर वापस आते हैं जलालुद्दीन साहब के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी तो खिदमत हासिल कर ली है, लेकिन फिर वही सवाल कि अब तक क्या ऐसे 3 काम किए हैं मोहम्मद अकरम साहब ने, क्योंकि आप भी क्वालिफाइड कोच हैं, मोहम्मद अकरम भी कहते हैं कि वो क्वालिफाइड कोच हैं। आपको क्या लगता है कि 3 ऐसे शोबे जो बेहतर होने चाहिए थे हुए नहीं हुए? जी देखिए, इसमें एक तो कंसिस्टेंसी वाला एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इतनी जल्दी सही हो भी नहीं सकता। दूसरा जो मैं देख सका हूँ कि फिटनेस की एक प्रॉब्लम रही है बॉलर्स को, वो फिटनेस का एरिया को भी जो है ना वो उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। जहाँ तक रहा बॉलिंग की कंट्रोल वगैरह, वो तो सही था, वो तो उसमें तो मुझे कोई ऐसी 2 चीज़ें मुझे अच्छी नज़र आ रही हैं जिसमें कि फिटनेस एंड कंसिस्टेंसी, ये अगर इम्प्रूव हो जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान असल में बॉलिंग का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ उल्टा गेम खेला जा रहा है, प्रॉब्लम है बैटिंग का और कैंप लगाया है फास्ट बॉलर्स का। तो मैं समझता हूँ कि इसमें बैटिंग पे ज़्यादा अगर तवज्जो दी जाए, वो कंडीशन अभी भी जो इंग्लैंड में होंगी वो हमारी बैटिंग की जो एबिलिटी है या जो कैपेसिटी है उसके लिए काफ़ी मुश्किल होंगी। तो हम मुश्किल कंडीशन में हम परफॉर्म नहीं कर सकते। मैं बैटिंग की बात कर रहा हूँ, बॉलिंग फिर भी अच्छा परफॉर्म करेगी वहाँ, और अभी भी बॉलिंग ने अच्छा परफॉर्म किया है। जो आप मैचेस जीते हैं, चाहे वो वनडे हैं या जो भी T20 जीते हैं, वो बॉलिंग की बेस पे जीते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो प्लानिंग की गई है, ठीक है, फास्ट बॉलिंग का कैंप कोई बुरी बात नहीं है, मगर उसके साथ साथ बैटिंग के लिए जो था ना वो ज़रूरी था। कैंप में भी शायद वो एबटाबाद में लगाया जाए, उसमें कौन लोग रोल प्ले करेंगे, और वो बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका जलालुद्दीन साहब, आपने हमारे शो में शिरकत की और जो सवालात लोगों के जहन में थे, जो हमारे जहन में थे, हमने आपके सामने रखे और आपने उनका तफसील के साथ जवाब दिया। बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर और वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले जलालुद्दीन की गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग के 6th एडिशन में। Gayle's on the move now. Well, this time he goes bang down the ground. No. This time he sits back, pulls it to the leg side. Some work to do. और जनाब, इस ब्रेक में सिर्फ बात होगी दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग यानी इंडियन प्रीमियर लीग के 6th एडिशन की, जिसके अंदाज एक्शन और एंटरटेनमेंट से भरपूर क्रिकेट। तो लुत्फानंदोज होने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। ये सारे एक्शन आपके लिए लाया पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर। और दूसरी तरफ चिन्ना स्वामी स्टेडियम में कल मेजबान टीम ने मुंबई इंडियंस को दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 रन से शिकस्त दी। आइए कुछ सनसनीखेज लम्हात आपके साथ शेयर करते हैं। There's Yorker and does it brilliantly. What a comeback! What a game of cricket! RCB have done it. The first time they've beaten the Mumbai Indians here at the Chinnaswamy. बेंगलुरु की फतह के एक बार फिर हीरो बने कोई और नहीं, वेस्ट इंडीज के दिलकश और जारहाना T20 बैट्समैन क्रिस गेल, जिन्होंने 11 चौकों और 5 छक्कों के साथ 92 रन की इनिंग खेली। क्या आप देखना चाहेंगे क्रिस गेल की ये इनिंग? तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको दिखाते हैं ये भरपूर और दिलचस्प क्रिस गेल की इनिंग की बैटिंग की कुछ झलकियां। Lovely timing. This
Oh, Gale's on the move now. Well, this time he goes bang down the ground. No. This time he sits back, pulls it to the leg side, some work to do. Oh, Gale goes bang. Oh, it's gone all the way, it's flat. एक तरफ थे जनाब तने तनहा क्रिस गेल और दूसरी तरफ थे दुनिया क्रिकेट के दो अजीम बैट्समैन यानी रिकी पॉन्टिंग और सचिन रमेश तेंदुलकर, जिनके टेस्ट मैचों को अगर मिलाया जाए तो वो बनते हैं 366। अगर उनके रन्स की तादाद को मिलाया जाए तो दोनों अजीम बैट्समैनों के रन्स की तादाद बनती है 29,215। कल मुंबई इंडियंस के लिए इन दोनों ही ने इनिंग का आगाज किया, लेकिन दोनों के रन्स को मिलाया जाए इस मैच में तो क्रिस गेल के 92 रन्स की हद भी ना छू सके। लेकिन आपको दिखाते हैं रिकी पॉन्टिंग और सचिन रमेश तेंदुलकर की ये शराकत की कुछ झलकियां। As well, this has been a fascinating matchup here tonight alongside Sachin Tendulkar. First boundary of the innings. Christian. Over, cover. Oh, he's halfway down the pitch. Here's the chance. He's going upstairs. He's given him out. He's free. I was that once again. He's gone upstairs. It's got to be out. It is. OUT up on the screen. ये तो था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम और इस वीक का ये आखिरी प्रोग्राम था। अब आपसे अगली मुलाकात होगी ठीक 2 दिन के बाद यानी मंडे को, और क्या कुछ अपने शो में हम लेकर आएंगे वो हम आपको बताएंगे। लेकिन फेसबुक पर आप विजिट कर सकते हैं हमारे पेज score.geo news, और अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं score@geo.tv। सैयद यासनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।